आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हॉर्मोन्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहाँ से रिलीज होते हैं, कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बताएगा। तो ये होते हैं सब एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो किडनी के ऊपर, एड्रिनल मतलब रीनल के पास, उसका जो कॉर्टेक्स होता है उससे रिलीज होती है। तो कहाँ से रिलीज होती है? अच्छे बच्चे ने जवाब दिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड तो एक कैटेगरी है, राइट। इसमें हॉर्मोन्स होते होंगे कुछ, तो उनके नाम हैं कोर्टिसोल, या इसको बोलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन। फिर आ जाता है कोर्टिकोस्टेरोन। कोर्टिकोस्टेरोन। अब खास बात ये है कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं उनका 90% पार्ट ये कोर्टिसोल ही होता है, तो इसलिए कोर्टिसोल ही कोर्टिसोल आप देखते होंगे चारों जगह। एक आ जाता है कोर्टिसोन। ये सारे के सारे नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं, नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड। अब इसके अलावा जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड है उनके एग्जाम्पल में प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन। ये जो ऊपर वाले तीन हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड तो है ही, साथ साथ में इनके पास कुछ मिनरलोकॉर्टिकोइड की भी एक्टिविटी होती है। मिनरलोकॉर्टिकोइड की भी एक्टिविटी होती है। बेवफा बेवफा बेवफा, नॉट एग्जैक्टली बेवफा यार। देखो एक टाइम पे आजकल क्या है कि चलन हो रखा है ना, एक साथ दो दो तीन तीन, ठीक है। तो ये अपने जो कॉर्टिकोइड्स हैं ये भी निकल पड़े, बोले कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी क्यों रखें जब मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी होती है। लेकिन ये जो डेक्सामेथासोन है ये प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकोइड है। ये बिल्कुल प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, मतलब ये सिर्फ एक से संतुष्ट रहता है, जैसे तुम्हारे भाई की तरह, ठीक है। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं ये प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन से बंधे हुए। दे आर बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसकोर्टीन। ट्रांसकोर्टीन। तो ट्रांसकोर्टीन एक प्रोटीन है जिससे ये बाइंड किए हुए होते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल, सॉरी, इसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शंस की। नाम से पता चल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तो इनका रिलेशन मेनली किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? कोई अच्छा बच्चा मुझे बताएगा कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट जो अदर सोर्सेज होते हैं उनसे ग्लूकोज को बनाना, राइट। साथ साथ में ये जो इंसुलिन का इफेक्ट होता है उसको भी इनिबिट करते हैं। इंसुलिन के इफेक्ट को इनिबिट करते हैं। कुल मिला के इसका काम क्या है? ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है। तो ये उसके लिए पता नहीं क्या क्या करता रहता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, और वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। भाई पढ़ने पड़ेंगे ना, स्टेरॉइड्स है यार। और जब आगे जाके तुम डॉक्टर बनोगे तब तुम्हें स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे ना। एनीवेज, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरी, ये अमाइनो एसिड्स को मसल्स से उठा के लीवर की तरफ मोबिलाइज करते हैं। लीवर की तरफ मोबिलाइज करते हैं, बोलते हैं कि जा वहाँ पे लीवर में जा, और लीवर में जाके अमाइनो एसिड से तू बन जा ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, ये सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम करा देते हैं। सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम करा देते हैं। पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया, अब सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम करवा देते हैं। कम कैसे करवा देते हैं भाई साहब? कि ये जो सेल है ना, यहाँ पे ग्लूटोफोर लगा होता है, और इस ग्लूटोफोर के थ्रू एक हमारा जो प्यारा सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो अंदर आता है। तो ये इस ग्लूटोफोर को ही उठा के इसका ट्रांसलोकेशन करवा देते हैं, ग्लूटोफोर का ट्रांसलोकेशन करवा देते हैं। तो ये जब ग्लूटोफोर का ट्रांसलोकेशन करवा देंगे तो सेल विल बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, एंड दे वॉन्ट बी एबल टू अपटेक द फ्री ग्लूकोज इन द ब्लड, so thereby they decrease cell utilization of the glucose, right. The third function, main function is reduction in protein synthesis,
कि जो प्रोटीन बन रही है उसे रोकना, रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन स्टोर इन सेल्स। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि कहाँ ये नहीं रोकती, कहाँ ये प्रोटीन को स्टोर होने से नहीं रोकती। ऑब्वियसली भाई मसल से उठा के लीवर की तरफ लेके आया था ना, तो अब लीवर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो इसका एक्सेप्शन है लीवर, एक्सेप्ट लीवर। तो ये लीवर के अलावा कहीं भी प्रोटीन को स्टोर नहीं होने देती। ये क्या करवाती है भाई साहब, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाती है और उससे अमाइनो एसिड बनवाती है, और फिर उस अमाइनो एसिड से ये ग्लूकोज बनाती है। तो कुल मिला के ये ग्लूकोज का भूखा है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, राइट। तो ये हो गए इसके थोड़े बहुत ग्लूकोज वाले। अब उसके बाद में ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि ये लीवर की प्रोटीन को कुछ नहीं करता, तो ये लीवर और प्लाज्मा प्रोटीन को इंक्रीज करता है। थोड़ा सुन के अजीब लगा होगा, हाँ, लेकिन यही है, लीवर प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन को इंक्रीज करता है ये। भाई हर जगह से तोड़ दी तो कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो लीवर और प्लाज्मा प्रोटीन को इंक्रीज करता है। चौथा काम ये क्या करता है कि जो फैट है उसको पेरिफेरल टिश्यू से उठा के लीवर तक लेके आता है और वहाँ पे लाके उसको तोड़ता है। तोड़ के क्या बनाता है, फ्री फैटी एसिड, और फ्री फैटी एसिड से आगे क्या बनता है फिर ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। अब ये हो गए इसके ग्लूकोज वाले काम। लेकिन स्टेरॉइड्स का एक और काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पैथोजन आ गया, तो यहाँ से जो ब्लड सेल हैं वो आएंगी पहले तो यहाँ पे एपिथेलियम से, फिर ये जो एपिथेलियम यहाँ से डायलेट होगा, ये एपिथेलियम डायलेट होगा, फिर यहाँ से ये बाहर निकल के जाएंगी, इसको बोलते हैं डायपिडेसिस, बाहर निकलने वाली प्रोसेस को। फिर ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको बोलते हैं हम कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, और वो इसकी तरफ खींची चली जाएगी जिसको बोलते हैं हम कीमोटैक्सिस, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो कीमोटैक्सिस है और ये जो सारी स्टेप्स है, ये इनको जो स्टेरॉइड होते हैं, चाहे कोई सा भी स्टेरॉइड हो, कोर्टिसोल हो, हाइड्रोकोर्टिसोन हो, कोर्टिसोन हो, चाहे कोई सा भी हो, तो वो उनको इनिबिट करता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेन कौन से स्टेप को रोकती है, तो ये मेनली इनिबिट करती है कीमोटैक्सिस को, मेनली कीमोटैक्सिस को इनिबिट करती है, ठीक है। इसका एक और काम है कि ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, राइट। इम्यूनिटी को सप्रेस कैसे करता है कि ये जो योसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स है उनका नंबर डिक्रीज करता है। लेकिन इसका एक बढ़िया यूज क्या होता है, ये जो स्टेरॉइड्स हैं, आपने सुना होगा कि जो कैंसर होते हैं उनमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कैंसर में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। लेकिन एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम चाह के भी स्टेरॉइड यूज नहीं कर सकते, बताइए कौन सा, कापोसी सार्कोमा। क्यों भाई, कापोसी सार्कोमा कब होता है, कापोसी सार्कोमा इज लिंक्ड टू एड्स, और एड्स में तो ऑलरेडी इम्यूनिटी की वाट लगी पड़ी है, तो जहाँ इम्यूनिटी ऑलरेडी दबी पड़ी है वहाँ पे आप स्टेरॉइड्स देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे। तो ये एक ऐसा कैंसर है कापोसी सार्कोमा दैट इज लिंक्ड विद एड्स वेयर वी कांट यूज स्टेरॉइड्स, राइट। अदर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होता है कि ये एक अच्छा वासोप्रेसर है और साथ साथ में ब्रोंकोडाइलेटर भी है। वासोप्रेशन से मेरा मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है, ये हिपेटिक एंजाइम्स का डेवलपमेंट करवाता है, हिपेटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज करवाता है, और जो फीटस होता है उसमें सर्फेक्टेंट बनवाता है, सर्फेक्टेंट इन फीटस। तो ये इसके कुछ अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। साइड इफेक्ट का नाम इसलिए आता है क्योंकि यार फार्माकोलॉजी पढ़ा के साइड इफेक्ट नो भाई, साइड इफेक्ट नहीं है ये इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं।
साथ साथ में कुछ और भी बता दूं, ये क्या करता है, मायोकार्डियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मायोकार्डियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें एपिथेलियम सेल्स लगी होती हैं, राइट, जिनको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। वो इस ब्लड वेसल को एंजियोटेंसिन 2 के लिए मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है, मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो उससे क्या होगा, फिर वासोप्रेशन होगा, वासोप्रेशन सॉरी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और इसी की वजह से इसको एक बढ़िया वासोप्रेसर माना जाता है। वासोप्रेशन किसको बोलते हैं वैसे, वासोप्रेशन एडीएच को बोलते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ से कंफ्यूज मत करना। अच्छा, एडीएच कौन से पे काम करता है, एडीएच के लिए रिसेप्टर कौन से होते हैं, एडीएच के लिए V2 रिसेप्टर होते हैं, और वो भी यहीं पे होते हैं। अब मैंने ये एडीएच का बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन तो एडीएच को बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, एक लास्ट जो इसका काम है वो है जीएफआर को इंक्रीज करना, ये जीएफआर को इंक्रीज करता है, राइट। तो ये हो गया इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये काम कैसे करता है। तो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन जब भी बात करो तो दिमाग में आना चाहिए कि इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर बैठे हैं। ये सेल के अंदर इसका रिसेप्टर है, यहाँ से आएगा, ये इसमें लगेगा, ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये जाके न्यूक्लियस में जो जीन है उससे जाके बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा, और फिर जो भी इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो ये अपना शो करेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई, फिजियोलॉजिकल एक्शन हो गए, कौन कौन से होते हैं, कहाँ से क्रिएट होता है, तो क्या बच गया, हाँ इसका रेगुलेशन बच गया, कि इसको रेगुलेट कैसे करा जाता है। इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इसकी डिजीजेस, जो कि बहुत कॉमनली पूछी जाती है। तो रेगुलेशन की बात करते हुए हमें पता है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन कौन सा रिलीज करता है, वो रिलीज करता है सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज करवाता है, और वो एसीटीएच क्या करता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ पे आएगा, और वहाँ से फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो रिलीज करवाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो कोर्टिसोल है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ऑब्वियसली सारे हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जो कोर्टिसोल है ये जाके हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, और ये एक फीडबैक मैकेनिज्म हो गई। तो ये बेसिक सा इसका रेगुलेशन हो गया, कुछ खास है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है यार, छोड़ थोड़ी सकता हूँ। ओके, तो रेगुलेशन के बाद हम पढ़ते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज़, की अगर ये ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। मैं कसम से बता रहा हूँ, तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए, पता नहीं कभी किसको क्या हो जाता है, कभी किसको क्या हो जाता है। एनीवेज, जो पहली एबनॉर्मेलिटी है वो कसिंग सिंड्रोम है। क्या है, कसिंग सिंड्रोम, थोड़ा खींच देता हूँ। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कोर्टिसोल है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वो बढ़ जाते हैं। अब वो बढ़ने का कारण क्या है कि अगर जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया और एसीटीएच ज़्यादा रिलीज कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम कसिंग डिजीज। क्या बोलेंगे हम उसको, कसिंग डिजीज। और अगर इसके अलावा किसी भी कारण से अगर एसीटीएच ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम कसिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया, कसिंग डिजीज और कसिंग सिंड्रोम में, राइट। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, कि जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा। अच्छा, पेशेंट तो आपके पास आएगा ही नहीं, अरे कभी तो डॉक्टर बनोगे सर, तब तक तो भूल जाएंगे। अरे कोई बात नहीं यार, दोबारा पढ़ लेना, वीडियो यहीं पढ़ा यूट्यूब पे। तो सबसे पहला है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। अब यार सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में तो फ़र्क पता ही होगा ना, अभी नीट पास करके आए हो। दूसरा है बफेलो हम्प, भैंस के ऊपर कुबड़ नहीं देखा क्या, वो होता है बफेलो हम्प। तीसरा होता है मून फेस। अब जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बाबू सोना को बोलते हो ना, तेरा चेहरा चांद सा, वो वाला नहीं है। ये क्या होता है, पफीनेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि फ्री फैटी जो फैटी एसिड्स हैं
ये जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू से आके यहाँ पे सेंटर में आके जमा हो जाती है, जैसे कि फेस हो गया, नेक हो गया, ठीक है। तो ये कारण। चौथा इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो हाइपरटेंशन। पांचवा है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या बोलते हैं? हिर्सुटिज्म हम उसको बोलते हैं कि गलत आदमी में बाल उग जाना या गलत जगह, जैसे कि किसी महिला में बाल उग गए, दाढ़ी मूंछ आ गई। अब आना तो नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, ये आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, तो उस केस को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। अगला जो इसका क्लिनिकल फीचर है वो रेडियस पर्पल स्ट्रे, रेडियस पर्पल। फिर आता है पुअर वाउंड हीलिंग। अब कोई अच्छा बच्चा मेरे को बताएगा कि पुअर वाउंड हीलिंग क्यों है? क्योंकि भाई साहब जब ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा होंगे तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जो बैक्टीरिया हैं उनको खाने पीने के लिए बढ़िया सामान मिलेगा, और बढ़िया सामान मिलेगा तो बढ़िया ग्रोथ करेंगे और इन्फेक्शन करेंगे और हील होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कसिंग सिंड्रोम। अब दूसरा एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हम एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज में क्या होता है कि पूरी की पूरी, पूरी नहीं, पूरी की पूरी एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड काम करना कम कर देती है, तो उसकी वजह से जितने भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन कॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो सारे के सारे रिलीज होना बंद हो जाते हैं। और वो क्यों होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। समझ पा रहे होंगे कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो जो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है वो है कि वेट लॉस होता है, और दूसरा है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अब दूसरी ये क्या है, ये क्यों होता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन? क्वेश्चन दिमाग में आपके तो आया नहीं है, मेरे आया। मैंने पूछा, किससे पूछा? गाइडन को पूछा। तो उसने बोला कि भाई साहब जो कोर्टिसोल है वो कम हो गया, तो वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई साहब आप ACTH को रिलीज करवाओ। अब जो ACTH है उसके पास एक इंट्रिंसिक MSH की एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक MSH, MSH क्या होता है भाई? क्या होता है? नहीं पता? अरे वही MSH, चलो पता करना जाके MSH क्या होता है। तो MSH की एक्टिविटी होती है, MSH एक्टिविटी होने से क्या होता है कि पिगमेंटेशन हो जाता है। अगला क्लिनिकल फीचर है हाइपोटेंशन, एनोरेक्सिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकेलीमिया। क्यों हाइपरकेलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, कोई बताएगा मुझे? एल्डोस्टेरोन की कमी से। अब वो क्या होता है वो अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब भाई ग्लैंड ही नहीं है तो कहाँ से क्या करोगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो ये हो गया एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई होप कि कुछ समझ आया हो, कुछ याद हुआ हो। अगर भाई जेन्युइनली अगर थोड़ी सी भी, अगर कोई भी एक पार्ट अच्छा लगा हो तो भाई यार सब्सक्राइब कर जाओ। देखो कितने से सब्सक्राइबर है यार, गिने चुने उंगलियों पे गिन दूँ मैं यार, इतने सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो कर देना, ठीक है। थैंक यू।